रिकॉर्ड कर लो भैया, ये पढ़ते नहीं है। इधर आओ, क्वेश्चन दिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्रॉपलैंड का मतलब है जो खेती करते हैं, तो वैसा वाला कोई खेती वाला लैंड इमेजिन कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। शिवराज बेटा दोनों का आंसर एक साथ देना है, एक एक बार। ऐसे नहीं तो कंफ्यूजन होती है किसने आंसर दिया किसने नहीं। पढ़ो पढ़ो, दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। कोई खेत इमेजिन करना और देखो कि कौन सा फीचर उस खेत में होना चाहिए, होना चाहिए। तो पहले बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। 5 मोर आंसर्स मैं डिस्कस कर दूंगी। एक आंसर प्रदीप का है, एक अक्षिता, 3 मोर। प्रवीण, पल्लवी, 1 मोर। हिरांश किसका डी? किसका डी है भाई? 2 का डी। अच्छा ठीक है। कशिश, कशिश बेटा सेकंड का बी आंसर कैसे हुआ? व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? क्या होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन? हर्ष, हाँ बोल 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 बेटा, क्या होती है? मुझे ब्रेक होकर आ रही है। बी आंसर कैसे हुआ बेटा? बोल बोल, सुन रही हो? मैम जैसे हाँ हाँ बोल। अच्छा ये नहीं बोल पा रही, कोई ना। हर्ष मैम जो बी भी कैसे हुआ? हमारे बेटा तेरी ना आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे सुन नहीं रहा है। मैम बी को एक्सप्लेन करूं कि बाकी गलत क्यों वो बताऊं? बी बता, बी कैसे हुआ? मैम बी का मतलब होता है ना एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे चेंज होना स्पीशीज का ओवर टाइम। अच्छा ओके। सूर्यान डी आंसर कैसे हुआ? मैम जो क्रॉपलैंड जो मैन मेड टेरेस्ट्रियल है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? बोल, सही बोल रहा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट के साथ मतलब उनकी देखभाल करते हैं। सूरज क्वेश्चन में क्या पूछा सेकंड में तेरे हिसाब से, जो तुझे समझ आए, क्या समझ आए? कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताओ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का। हाँ, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब उसकी पहचान उस लैंड से हो जाए। तुमने टिक किया लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वहां पे। तो लीस्ट मतलब कम, जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है तुम्हारे हिसाब से? आंसर डी है। मैं ये जानना चाहती हूँ तू आंसर तक पहुंचा कैसे, क्योंकि तू अकेला पहुंचा है। पहुंचा कैसे? हाँ मेरा बोल 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 अगर। हम्म जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स की जरूरत होती है तो। मैं
मैं बस ये जानना चाहती हूँ तेरी अप्रोच क्या था, कि मुझे पता चले कॉन्सेप्ट सही आ रहा है या आंसर सही लग गया है। एक होता है हम आंसर सही कर लेते हैं, हमें इंट्यूशन आती है कि ये आंसर का सेंस बनता है, एक होता है हमें कॉन्सेप्ट सही पता है। तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें तुझे कॉन्सेप्ट सही पता है, ओवरऑल तेरा आंसर सही है, ठीक है। हर्ष अब बता इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे सही हुआ, बाकी डी ऑप्शन कैसे गलत हुआ? डी क्योंकि लीस्ट क्यों होगी उधर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो होती है। बेटा हम बात क्या कर रहे हैं, चलो पहला क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय एजी टेंसली, सीधा एनसीईआरटी की लाइन से आया क्वेश्चन है, हमने नोट्स में भी किया था, आंसर डी है। ये था आपका लर्निंग पार्ट, आपको ये क्वेश्चन नीट में जरूर मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, ठीक है। सीधे सीधे देख के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पेपर पूरा देख के आना है, ऐसे नहीं करना कि मेरे से क्वेश्चन ही निकल रहे थे मैं हिम्मत आ गया। पूरा पेपर देखना, तुमको हर तीनों सब्जेक्ट में सीधे सीधे टिक करने वाले आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वो आंसर था, आंसर है डी, सबको आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक मतलब मेन फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वही डिफाइंड एरिया, क्रॉपलैंड का मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। और एग्रीकल्चर लैंड को मैं बना लेती हूँ, ये मेरा एग्रीकल्चर लैंड है और मैंने यहाँ पे उगा लिया गोभी, ठीक है, दिस इज माई कॉलीफ्लावर, ठीक है जी। चलो ओके, अब वो कह रहे हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, क्या एग्रीकल्चर लैंड में ये कह रहे हैं कोई वीड नहीं होगी। वीड होता है अनवांटेड प्लांट्स लाइक ग्रासेस उग जाना, कहीं पे कोई भी प्लांट उग जाना। तो अगर कहीं खेती देखी है ना तो तुमने देखा होगा कि ग्रासेस वगैरह उग ही जाती है। तो बार बार क्या करते हैं, छोटे वाले खेतों में तो हाथों से उखाड़ लेते हैं और बड़े वाली जगहों पे वीडीसाइड्स डालते हैं। तो एब्सेंस ऑफ वीड्स तो नहीं होगा ना, वीड्स तो वहां मिलेंगे आपको, आप रोक नहीं सकते हो ना, हवा से उड़ के कुछ ना कुछ आ ही जाता है तो वीड तो लग जाते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, बेटा एग्रीकल्चर लैंड है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है पहले तो। इकोलॉजिकल सक्सेशन कभी छोटी ड्यूरेशन का नहीं होता, वो 100 साल 200 साल 1000 साल लेता है। एग्रीकल्चर लैंड पे तो अभी फसल लगाएगा, कुछ महीनों में वो मैच्योर हो जाएगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, इतना बाहर शोर आ रहा है, मेरा ध्यान नहीं आ रहा। गाना सुन रही है ना? गाने सुन रही है? तो बाहर आ रही है। नहीं वो तो सुन गया मुझे। तो एग्रीकल्चर लैंड देख बेटा, एग्रीकल्चर लैंड में क्या होगा, सक्सेशन तो हुआ, पहले खाली लैंड था, धीरे धीरे उसमें प्लांट्स आए, धीरे धीरे उसमें एनिमल आए, फिर वो जाके फॉरेस्ट में चेंज हुआ, वो सक्सेशन है। बेटा किसी खेत को हम इस हाल में छोड़ते हैं, हम कंट्रोल करते हैं ना उसको, उसमें सक्सेशन कहाँ से हो गया? सक्सेशन इज ए नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। पर हम डिसाइड करते हैं ना कि इस लैंड पे जैसे गोभी लगी, उसके बाद मैं उसको काट के हार्वेस्ट कर दूंगी, फिर अगली फसल आएगी, तो वो सक्सेशन थोड़ी हुआ। समझ आया हर्ष, गलत का है? ये एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, ऐसा हो ही नहीं सकता, जहां मिट्टी है वहां न्यूट्रिएंट है कहीं ना कहीं, और न्यूट्रिएंट है तो खाना होगा। क्रॉपलैंड है या तो पानी भी होगा, तो कैसे माइक्रोब से बच जाओगे, वो तो होंगे। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, लीस्ट मतलब कम, सबसे कम, जेनेटिक मतलब डीएनए, क्योंकि यहाँ आरएनए तो नहीं, प्लांट की बात हो रही है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, एक खेत में ऐसे देखते हो, एक लाइन गोभी की लगी है, दूसरी पोटैटो की लगी है, तीसरी में कैरेट लगी है, ऐसा तो नहीं होता। एक चीज का खेती होता है हमेशा, दूसरे लैंड के ऊपर दूसरी खेती हो सकती है। जैसे अगर तुम सेब की खेती होती है तो ऐसा देखते हो तुम, बीच बीच में कोई भी पेड़ लगा है, अरे एक तरफ एक तरीके सारे पेड़ लगेंगे, दूसरी तरफ अगर तुमने एप्पल के पेड़ लगाया तो एक तरफ होंगे, ऑर्किड्स लगाया तो वो दूसरी तरफ होंगे, प्लम लगाया तो वो अलग तरफ होंगे ना, एक दूसरे से अलग लैंड पे तुमने सो कर रखा होगा उसको, राइट। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है ना, इस जगह पे एक ही तरीके का डीएनए मिल रहा है ना आपको कॉलीफ्लावर का, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रॉप लैंड में कम होती है। समझ आई? सूर्यांश अब समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो क्रॉप लैंड में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, आंसर वुड बी डी। तो इसको लिख लो, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन क्रॉप लैंड, आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन 2016 का ही है, इनडायरेक्ट वे में पूछा उन्होंने। ओके क्लियर है? क्वेश्चन, हाँ प्रवीण बोलो। मैम इसमें हमने बोलो। प्लांट्स देखने हैं ना, एनिमल्स नहीं दे। मैम इसमें हमने प्लांट्स देखने हैं ना, एनिमल्स को छोड़ देना है।
क्वेश्चन में क्या Digestion. पूछा उसने? पूछा क्या उसने? Cropland ecosystem. Cropland तो भाई ecosystem. क्रॉपलैंड, हाँ तो क्रॉप की बात होगी। क्रॉप मीन्स जो आप खा सकते हो, दैट इज फ्रूट्स। यहाँ पे फ्रूट्स की बात होती है, एनिमल को नहीं हम क्रॉप में लाते हैं। ओके Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब भाई इकोसिस्टम कर रहे थे हम लोग, करेक्ट। तो इकोसिस्टम में आज हम कहाँ पढ़ेंगे, आज हम लोग कहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे? विल ट्राई टू कवर अ व्हाट, प्रोडक्टिविटी हमारा हो गया था। वी विल मूव टुवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड फूड चेन एंड फूड वेब। तुमको ये ऑलरेडी आता है, मुझे बस तुमको ये बताना है कि नीट कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तुमको क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ताकि तुमको ऑलरेडी ये पॉइंट आते हैं। और हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन, विच इज इंपॉर्टेंट। लास्ट टू लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया, तो ये हम करंटली इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, चले आगे। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. अब देखो डिकम्पोजिशन को बेसिक से समझ लेते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या समझते हो तुम? Breakdown of organic Compose. matter in soil. देखो Warming means डिकम्पोजिशन का डिकम्पोज तो है, मतलब क्या है इसका ब्रेकडाउन? क्या of organic matter. लिविंग होता है, डेड होता है? वो That. डेड बॉडीज की डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो सड़ जाना किसी चीज का उसको बोलते हैं। अब डेड बॉडीज किसकी हो सकती है बेटे? ये प्लांट्स भी हो सकते हैं या एनिमल्स भी हो सकते हैं। हम इजी एग्जांपल प्लांट्स का लेकर चल लेंगे, हमें इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल की बॉडी है, सड़ गई, सड़ना ही है बेसिकली, सड़ना ही हम कहते हैं। तो जब वो मर गए तो वो सड़ गए। जब वो सड़ जाते हैं तो वो क्या होते हैं? अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से चीजें निकलती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। तो याद रखना, व्हेनेवर आई से ऑर्गेनिक मटेरियल, मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि जो भी मटेरियल, लेट्स से मैं कह रही हूँ इस प्लेट के ऊपर ये जो येलो कलर का मटेरियल है, दिस इज ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका क्या मतलब है कि ये मटेरियल कहाँ से मिला है? एक्सट्रैक्ट। इसका सोर्स क्या होगा? फ्रॉम लिविंग बीइंग। ठीक है, तो वो चीज कभी जिंदा रही होगी, उससे हमें ये चीज मिली है। बायो में ऑर्गेनिक का सिंपली मीनिंग है समथिंग ड्राइव फ्रॉम द लिविंग बीइंग। क्लियर है? Yeah, ma'am. तो डेड बॉडी जब पूरी सड़ जाती है तो क्या होता है? उस बॉडी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे के सारे खुल जाते हैं अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे, जिस एनवायरनमेंट वो पड़े हैं। ठीक है, जो पूरा सड़ जाते हैं और सारे मिनरल्स रिलीज हो जाते हैं, मिनरल्स रिलीज आउट, बिल्कुल मिट्टी बन जाएगा। मतलब हम कहते हैं मिट्टी हो जाना है, तो मरने के बाद हम सब मिट्टी हो जाते हैं, तो बिल्कुल मिट्टी बन जाना, दैट इज नॉन एज डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्लियर है? Yeah, ma'am. अब देखो, अगर मैं कहूँ डेड बॉडी है तो मैं इसको नाम दे देती हूँ। जो डेड बॉडी है उसको एक वर्ड दिया जा सकता है, दिस इज नोन एज लिटर। ध्यान से सुनना ये वोकैब, लिटर। आपने कभी सुना होगा किसी हॉलीवुड मूवी में, थ्रो द लिटर आउट, शायद आपने सुना हो। लिटर इज द फर्स्ट थिंग। लिटर जब डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है ना, आधा सड़ा हुआ होता है, तब हम उसको बुलाते हैं डफ। ठीक है, हाफ पार्शियली सड़ा हुआ है। और जब वो फुली सड़ जाता है तब हम उसको क्या बुलाते हैं? ऑलमोस्ट फुली सड़ जाता है, दैट वी कॉल इज ह्यूमस। तो ना बहुत पुराने के जो क्वेश्चन में था कि ह्यूमस और लिटर से पहले क्या आता है, तो डफ आता है। डफ मेंशन नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं, बुकलेट्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? लूज था ना? चलो अब डिकम्पोजिशन करते हैं। देखो डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन मतलब जैसे पनीर देखा आपने, घर में पनीर लाते हो, अगर भुर्जी बना रही है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना? तो इसको हाथों से तोड़ देंगे, है ना, हाथों से क्रश सा कर देंगे। तो दैट इज अ फिजिकल ब्रेकडाउन। जब आप मैन्युअली किसी चीज को तोड़ रहे हो, उसके साइज को छोटू कर रहे हो, दैट इज अ फिजिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आप डेड बॉडी को फिजिकली ब्रेकडाउन भी करते हो, वो फिजिकली टूटती है, बड़ी बड़ी बॉडी के पार्ट छोटे छोटे पार्ट में चेंज हो जाते हैं। इसमें लीफ इमेजिन करो, बड़ा सा लीफ छोटू छोटू हो जाएगा। सो दैट इज अ फिजिकल ब्रेकडाउन। इसके अलावा केमिकल ब्रेकडाउन भी होगा कि उसके ऊपर केमिकल डालो फिर उसे ब्रेक करो। जब आप पनीर आपको तोड़ दिया, अब आप उसको कढ़ाई कुकर में डाल के उसके बाद उसमें मसाले डाल के उसको पकाओगे, केमिकली रिएक्शन करा रहे हो ना उसके अंदर, अब वो और छोटा साइज में हो जाएगा, भुर्जी और कम दिखने लग जाएगी। वैसे अगर आप खाना मुंह में डालोगे तो जब आपने उसको दांतों से चबाया, दैट इज फिजिकल ब्रेकडाउन। जब आपके स्टमक में गया तो उसके ऊपर केमिकल्स ने काम किया ना, एंजाइम्स और केमिकल्स ने, तो दैट इज केमिकल ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन में फिजिकल ब्रेकडाउन भी है और केमिकल ब्रेकडाउन भी है। क्लियर है? स्पेसिफिकली क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि स्टेटमेंट यहीं से वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, किसी वर्ड को घुमा देंगे।
किसको ब्रेक करते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई हुई चीज को करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को हम ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर? अब मैं उसको डेड बॉडी बोल के चलूंगी तो अजीब सा लगेगा। अब प्लांट का पत्ता गिरा है नीचे धरती पे, अब मैं उसको डेड बॉडी बोलूंगी तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो वर्ड्स है उसके लिए। जो भी डेड मटेरियल है जिसको आपने तोड़ना है, जिसको नेचर तोड़ेगी, आप तो तोड़ नहीं रहे, सॉरी, तो जो नेचर जिसको तोड़ेगी उसको अपा बुलाते हैं डेट्राइटस। सो व्हाट इज डेट्राइटस? डेट्राइटस इज नथिंग बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक डेड मटेरियल लाइक लीफ या किसी की डेड बॉडी। ठीक है? और उसको तोड़ते जो हैं, जो ऑर्गेनिज्म आके इसको ब्रेक करेंगे, उन ऑर्गेनिज्म का नाम है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स, सो दे आर द डीकंपोजर्स। डेट्रीवोर्स कह लो या डीकंपोजर कह लो, समथिंग जो ब्रेक करते हैं डेट्राइटस को। क्लियर? दो टर्म्स ना कंफ्यूज करती है, तो जो छोटू वाली टर्म है वो मटेरियल का नाम है, और जो बड़ी वाली टर्म है वो ऑर्गेनिज्म का जनरल नाम है। जैसे हर्बीवोर है वो प्लांट्स खाते हैं, उसी तरह से डेट्राइटिवोर्स है जो डेड बॉडी खाते हैं। ओके? तेज तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? नो मैम। बता देना यार, मेरे को पता नहीं चलता है, कभी कभार हो जाता है फ्लो में कोई चीज। अब देखो, अगर मैं यहाँ रख दूं, यार तुम खुद सोचना, क्वेश्चन तभी निकलेंगे जब तुम खुद सोचना स्टार्ट करोगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और असर्शन रीजन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। सोचना कि अगर मैंने ये टूटा हुआ पत्ता रख दिया है, अब इस टूटे हुए पत्ते को तोड़ने के लिए इसके ऊपर माइक्रोब्स आएंगे। माइक्रोब्स तो अभी भी आएंगे, जब ये पत्ता काफी हद तक टूट जाएगा है, तब भी इसके ऊपर माइक्रोब्स आएंगे। जब ये इतना टूट जाएगा ना कि मिट्टी जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है, तब भी इसके ऊपर माइक्रोब्स आएंगे। रहेंगे। माइक्रोब्स हर स्टेज में है, माइक्रोब्स कहीं नहीं जा रहे, माइक्रोब्स हर स्टेज में रहेंगे। लेकिन किसी स्टेज में उनका रोल ज्यादा है, हम उनको वहां मेंशन करेंगे, किसी स्टेज में किसी और का रोल ज्यादा है, हम उसको वहां मेंशन करेंगे। ठीक है? तो याद रखना, अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ाने थ्योरी के कॉन्सेप्ट में मैं तुमको स्टेप बाय बता रही हूँ। नेचर में सब कुछ साथ चल रहा है। अगर एक पत्ते को तोड़ने के लिए माइक्रोब लगे तो उस पत्ते को तोड़ने के लिए वहां पे चींटियां भी लग जाएगी, उसको अपने खाने की तरह उठा के ले जाएगी, वहां पर आके अर्थवॉर्म भी खाने लग जाएंगे। सब कुछ मिक्स हो रहा है, पर हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। क्लियर है? तो स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद होगी लीचिंग। अब लीचिंग क्या है? अगर घर में कूड़े का डब्बा है तो आप क्या करते हो? अगर उसमें आपने किचन वेस्ट डाला, ये डस्टबिन है, ठीक है, अगर आपने इसमें किचन वेस्ट डाल दिया, ये एडमिट क्यों नहीं हो रहे, तो किचन वेस्ट डालने के बाद क्या वो ड्राई रहेगा या वहां से लिक्विड निकलने लग जाएगा? लिक्विड निकलने लग जाएगा। ये जो लिक्विड निकला है बाहर निकला है ना, मैम। वैसे ही जब भी आप किसी चीज को तोड़ोगे ना, पड़े पड़े वो डिकम्पोज ही तो हो रही थी उस डब्बे में भी, सड़ने की स्मेल आने लग जाएगी, कूड़ा बाहर ना फेंको तो वैसे ही किसी चीज को तोड़ोगे ना, कोई भी बॉडी, चाहे वो पत्ता है चाहे वो ऑर्गेनिज्म है, उससे भी लिक्विड निकलेगा। अब वो लिक्विड जाएगा कहाँ? अब डिकम्पोजिशन हो कहाँ रही है? सॉइल पे। वो सारा का सारा लिक्विड नीचे को जाएगा, नीचे को जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो जो सारा लिक्विड नीचे गया है ना, इसके अंदर क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल मिनरल्स होंगे। जो नहीं होंगे सोल्यूबल ऊपर ही रह जाएंगे, जो सोल्यूबल होंगे मिनरल्स वो नीचे चलेंगे। जो वाटर सोल्यूबल मिनरल नीचे चले गए, इस प्रोसेस को, ये जो मिनरल सारे नीचे चले गए, इसे हम बुलाते हैं लीचिंग। क्या बुलाते हैं? लीचिंग। ठीक है? हाँ। तो अब देखो, सबसे पहले होगी फ्रेगमेंटेशन। जब फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होती है ना, तभी लीचिंग स्टार्ट हो जाती है, पर हम इसको एज अ सेकंड स्टेप ट्रीट करते हैं। ठीक है कि लीचिंग हो रही है। इन दोनों के बाद स्टार्ट होगा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है प्रॉपर ब्रेकडाउन। अब यहाँ माइक्रोब ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, तब भी लीचिंग हो रही होगी, ऐसा नहीं है नहीं हो रही है, लेकिन हम मेंशन नहीं करते। तो पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म। नीट का क्वेश्चन था फ्रेगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म के बीच में क्या आएगा, दैट वुड बी लीचिंग। अब कैटाबॉलिज्म के बाद ह्यूमस बनने लग जाती है, अभी पढ़ेंगे हम, और उसी के साथ मिनरलाइजेशन भी एक ही साथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम इसको थ्योरी के सेंस में लाइन वाइज पढ़ते हैं कि पहले ह्यूमस बनेगा, फोर्थ स्टेप, फिर लास्ट में मिनरलाइजेशन। तो अगर पूछ ले सीक्वेंस बताओ, तो पहली फ्रेगमेंटेशन है और एंड मिनरलाइजेशन में। मिनरलाइजेशन का मतलब है बिल्कुल मिट्टी बन जाएगा, आपको कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा कि कभी यहाँ डेड बॉडी थी। समझ आई? फ्रेगमेंटेशन, लेट्स से मैंने लीफ ले लिया, तो मैं इसको बुला क्या सकती हूँ साइंटिफिकली? क्यों, कौन सा वर्ड था, डेट्राइटिवोर्स या डेट्राइटस? डेट्राइटस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। किसने छोड़ा इसको? माइक्रोब्स ने छोड़ा।
तोड़ दिया। अब माइक्रोब्स में कौन है, एक तो उड़ते हुए फंगस के स्पोर्स आई जाते हैं, तो यहाँ पे फंगस ने काम किया होगा। तुम देखना कहीं भी कुछ सड़ रहा होता है ना, वहां मशरूम जरूर लग जाते हैं। लेकिन इसलिए हम कहते हैं ना मशरूम कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसके ऊपर ग्रो करे। अब जो टूट के नीचे गिरा है, हो सकता है ना वो केमिकली स्ट्रांग हो, तो मशरूम वो वाले पॉइजनस हो जाएंगे, है ना। इस पे फंगस लगा और इस पे बैक्टीरिया लग गया, ठीक है, ये तो लगेगा ही। लेकिन इस स्टेज में हम इसको मेंशन नहीं करते, हम इसको पता है किसको मेंशन करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं डेट्रीवोर्स की। लगेंगे वो भी, याद रखना अपने माइंड में। और डेट्रीवोर्स में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म। फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड होता है ना, इसीलिए होता है, मिट्टी को साफ कर देता है। तो अर्थवॉर्म करता क्या है, वो खाता है मिट्टी, मिट्टी के साथ जो आसपास होता है सब खा लेता है वो। मिट्टी खा के करता क्या है, अगर ये अर्थवॉर्म है उसने करना क्या है, कुछ नहीं करना है। उसने ले ली मिट्टी, मिट्टी के साथ जो चीजें अंदर आ गई, ये पूरी मिट्टी उसकी बॉडी से क्रॉस करती है, ऐसी क्रॉस करेगी। कभी अर्थवॉर्म काट के देखोगे तो उसके अंदर मिलेगा, मार के काटना भाई। और फिर मिट्टी को पूप की तरह निकाल देती है, तो मिट्टी ही पूप की तरह निकालती है वो, पर रास्ते में उस मिट्टी से जितने न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी बॉडी खींच लेती है। हम डायसेक्शन लैब में अर्थवॉर्म जब भी खोलते थे तो अंदर से चमकती चमकती सैंड दिखाई देती थी हमको थोड़ी थोड़ी, हमारे वहां पे सैंड बहुत थी यूनिवर्सिटी के पास। सो दिस इज व्हाट अर्थवॉर्म डू, है ना। तो मिट्टी को इसलिए वो क्या कर देता है, सॉफ्ट भी कर देता है, और उसको थोड़ा उसके पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग कर देता है। इसकी वजह से मिट्टी थोड़ी एरिएशन भी शो करती है, मतलब अगर मिट्टी के पार्टिकल एक दूसरे से अलग होंगे तो उसके बीच में एयर आ सकती है, ऑक्सीजन आ सकती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि मिट्टी में क्या होगी, एरिएशन। ठीक है, तो इसमें डेट्रीवोर्स लगेंगे और उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे। क्लियर है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब जैसे ही फ्रेगमेंटेशन हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल में गिरे, तो थोड़ा लिक्विड निकलेगा ना उससे, वो लिक्विड चला जाएगा सॉइल के अंदर। तो दिस इज नोन एज Leaching. Bleaching. यस, लीचिंग। अगर तो ये प्लांट की रूट्स यहाँ तक पहुंच पा रही है तो प्लांट न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर लेंगे। अगर बहुत अंदर चला गया, जैसे मान लो लीचिंग हो रही है और वहां बारिश होगी, बारिश होगी, जो न्यूट्रिएंट है बहुत अंदर चले गए, ठीक है, बहुत अंदर चले गए तो प्लांट उसको खींच भी नहीं पाएंगे, राइट। तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लीचिंग से ही जाते हैं। क्लियर है। अब हम इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। कैटाबोलिज्म में ये जो फ्रेगमेंट्स थे ना छोटे छोटे, इनके ऊपर अब माइक्रोब ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अर्थवॉर्म का मेन रोल नहीं होता, नो डाउट अर्थवॉर्म अभी भी खा लेगा इसमें से किसी मिट्टी को, लेकिन हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। अब इस स्टेप में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स में दो लोग कौन इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया एंड फंगस। हाँ, बैक्टीरिया ओनली, फंगस ओनली अगर ऑप्शन में होगा तो क्लिक नहीं करना है, राइट। तो दोनों ने इसको बिल्कुल तोड़ दिया, छोटू से पार्ट में तोड़ दिया। अब कैटाबोलिज्म के बाद ये जो मटेरियल बनता है, कैटाबोलिज्म के बाद जो मटेरियल बनता है, दिस मटेरियल इज नोन एज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, अगर ये सॉइल है ना तो सॉइल के ऊपर डार्क कलर का दिखाई देता है, देखो कुछ ऐसा, फंगस और बैक्टीरिया लगा, दिस स्टेप इज नोन एज कैटाबोलिज्म, राइट। कैटाबोलिज्म के बाद जो सब्सटेंस बना है, इस सब्सटेंस को ह्यूमस कहते हैं, और इसकी फॉर्मेशन को हम कहेंगे ह्यूमिफिकेशन। समझ आई। तो जो ह्यूमस बना है दैट इज ह्यूमिफिकेशन। अब वो कैसा है, डार्क से कलर का है। इसके फीचर पे क्वेश्चन आता है, देखो ह्यूमस कैसा दिख रहा है, डार्क। इसकी कोई पर्टिकुलर शेप होगी, नहीं, No. मैम में घुला हुआ सा ही दिखता है, समझ नहीं आता, तो इसे हम कहते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस का क्या मतलब है, नो Regular स्पेसिफिक, shape. हाँ, नो स्पेसिफिक शेप। अच्छा, इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, Yes, sir. बहुत हाँ, न्यूट्रिएंट रिच है, तो इसको डालते हैं खेतों में, ह्यूमस को स्पेशली खरीद के लाके डालते हैं। एक तो इसलिए डालते हैं ताकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट मिल जाए, और दूसरा रीजन क्या होता है, इसके पास होती है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो तुमने पानी दिया है ना, पानी दोगे तो क्या होता है कि पानी के चांसेस होते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बह जाए। तुमने खेतों में ह्यूमस डाल दिया, उसको पानी दिया, तो है ना कि बह के कहीं बाहर ना चला जाए। ह्यूमस पानी को रोक के रखता है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने आप स्टोर करके रख लेगा, ठीक है, ताकि धीरे धीरे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अब तुम पानी डालते हो, प्लांट खींच थोड़ी लेता है सारा पानी, टाइम लगता है ना उसको, तो ह्यूमस होल्ड करके रखता है
कि प्लांट खींच ले, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसकी, क्लियर। Yes, ma'am. क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, कंपोनेंट्स और मिनरल से बना है, इसे कोलाइडल भी कहते हैं, कोलाइडल इन नेचर, ओके। इसी फीचर से इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, देखो कैसे। दिस इज ह्यूमस, दिख रहा है आपको, आपने देखा भी होगा यार अपने घर के आसपास, कभी देखना, विल फाइंड ह्यूमस। डार्क कलर का है, अमॉर्फस है, स्लाइटली एसिडिक होता है भाई, ये 7 नहीं होगा, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होगा, 6.8 6.5। डिकम्पोजिशन का रेट इसका स्लो होता है। तो देखो अभी तक क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप क्या था डेट्राइटिस पे, फ्रैगमेंट Fragmentation. हाँ फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद Leaching. लीचिंग, लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म Catabolism. उसके बाद बन गया ह्यूमस विच इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमस को आगे जाके टूटना है, लेकिन ह्यूमस में इतने न्यूट्रिएंट होते हैं, इसको तोड़ना मुश्किल है। अब माइक्रोब सही से काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल भी तो है ना इसके अंदर, अब वो ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। मोस्टली ऑर्गेनिक मटेरियल तो खा चुके हैं, अब बचा इनऑर्गेनिक पार्ट, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ह्यूमस से हमें करना क्या है, हमें इसे इतना तोड़ना है कि इससे सारे मिनरल बाहर निकल जाए और मिट्टी में घुल जाए। अभी तो ये अलग से ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है, मैं चाहती हूँ ये नॉर्मल दिखे, तो मुझे सारे मिनरल बाहर निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मिनरलाइजेशन, और उससे होगा क्या, सारे मिनरल्स मिट्टी में घुल जाएंगे, आपको कोई मटेरियल ऊपर अलग से दिखेगा नहीं। लेकिन क्योंकि ह्यूमस बहुत ज्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट में, इसकी डिकम्पोजिशन बहुत स्लो है। तो ये जो स्टेप है ना ह्यूमस से, ये वाला स्टेप ये स्लोएस्ट होता है, ओके क्लियर। Yes, ma'am. तो देखो मिनरलाइजेशन के सारे मिनरल रिलीज हो रहे हैं, लीचिंग यहाँ भी होगी, नीचे जाएंगे ये भी, कुछ ऊपर रह जाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा स्लो स्टेप होता है। सो मिनरलाइजेशन इज द स्लोएस्ट स्टेप, यहाँ का सबसे स्लो स्टेप है, क्लियर। Yeah, ma'am. Yes. जो मैंने आपको बताया वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इसको लिख लेना। अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन आएगा ना डिकम्पोजिशन, मोस्ट प्रोबेबली पूरा क्वेश्चन आएगा बड़ा, सारा लिखा ना, मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। नाउ अगर समझ आ गया तो मुझे बताओ, डेड बॉडी को क्या बुलाएंगे साइंटिफिकली। डेट्राइटस, Detritus. डेट्राइटिस के ऊपर सबसे पहले क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, Fragmentation. 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 फ्रेगमेंटेशन के साथ ही क्या स्टार्ट हो गया होगा, Leaching. मैम पिछले वाली स्लाइड Leaching. दिखाओगे एक बार? हाँ बेटा ये वाली, ये वाली, यस मैम। देख डन, डन मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। नीचे नीचिंग चल रही है, नीचिंग फर्स्ट स्टेप में, वैसे लीचिंग तो चल ही रही है, पहला दूसरा, उसके बाद कौन सा स्टेप है, Catabolism. Catabolism. बहुत अच्छे से अलग नहीं इसको कर सकते। अगर तुम देखो तो तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा डार्क डार्क कलर का मटेरियल बनना स्टार्ट हो गया है ना। कैटाबॉलिज्म तो अगर मैं कह सकती हूँ इसमें भी कैटाबॉलिज्म ही चल रही है, पर फिर भी मैं इसको ह्यूमिफिकेशन भी लिख सकती हूँ, कैटाबॉलिज्म भी लिख सकती हूँ। तुम नेचर में एक्चुअल में अलग नहीं कर पाओगे प्रोसेस को, है ना। और लास्ट में मैं इसको बोल दूंगी मिनरलाइजेशन, लेकिन मिनरलाइजेशन में आपको कोई बॉडी दिखनी नहीं चाहिए थी, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर भी अभी ह्यूमिफिकेशन ही चल रही है, राइट। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ ना कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है। चलो अब मुझे बताओ, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो और फास्ट करने के लिए कौन से फैक्टर होंगे। ये ए टीम है गर्ल्स की, ये है हमारे बॉयज की, बताओ भाई डिकम्पोजिशन का रेट किससे इफेक्ट होगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। किन फैक्टर पे डिपेंड करता होगा, वंश नहीं परीक्षित, बोलो परीक्षित। टेम्परेचर टेम्परेचर पे क्या लगता है, ज्यादा या कम पे बढ़ेगा या घटेगा, हम ज्यादा हो तो फास्ट होगी रेट। तो फास्ट होगा। गुड, 1 पॉइंट परीक्षित, बॉयज की टीम। कशिश, मैम एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्या, अगर हम लोग एंजाइम्स उसमें डाल हमने नहीं देंगे डालना, जो हमने नहीं डालना, नेचुरली हो रहा है डिकम्पोजिशन, हमने नहीं कुछ करना है इसमें। डिकम्पोजिशन का रेट नेचुरली कैसे बढ़ता है या घटता है, ये पूछा मैंने, सोच ले कोई ना। हरीश,
हरी Number of microbes. नंबर ऑफ माइक्रोब से बढ़ेगा या घटेगा नेचुरली? नहीं, नेचुरली तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ नंबर पे डिपेंड नहीं करता, नेचुरली आ ही जाते हैं माइक्रोब। नेचर में सोचना है, अपने दिमाग से नहीं करना कि हम लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं। नेचर में डिकम्पोजिशन हो रही है, कोई बॉडी सड़ रही है, तो बताओ उसका प्रोसेस कब कौन सी कंडीशन में नेचर में फास्ट होगा, कौन सी कंडीशन में नेचर में स्लो होगा। काजल, काजल Soil moisture. मॉइस्चर। हाँ, अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा या कम? मॉइस्चर हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। देखो, अगर ये सॉइल है और मैंने इस पे ज्यादा पानी लगा दिया तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी में बैक्टीरिया काम नहीं सही से कर पाएंगे, है ना। तो पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं पानी कम कर दिया, सूखा पड़वा दिया, तुमने सूखा पड़वा दिया, तो कहाँ पे लाइफ कैसे ग्रो करेगी उसके ऊपर? अर्थवर्म कहाँ से आएंगे? मिट्टी थोड़ी गिल्ली तो होनी चाहिए ना। तो ऑप्टिमम होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। चलो 1 पॉइंट गर्ल्स को। ओके, नेक्स्ट इज प्रवीण। नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल मीन्स इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इन द सेंस लीचिंग की प्रोसेस की वो स्पीड अप करेगा, स्पीड कम करेगा। जब आपने फ्लूइड बताया था वो पास हो पाएगा सॉइल के अंदर, सॉइल के पार्टिकल्स पे किस रेट पे होगा? अगर नहीं भी हो पाएंगे तो डिकम्पोजिशन तो चलता रहेगा ना, उसे क्या फर्क पड़ता है। न्यूट्रिएंट ऊपर रह जाएंगे तो ऊपर प्लांट ले लेंगे उसको, न्यूट्रिएंट तो बाहर निकलेंगे ना। अगर तू पत्ता हाथ में पकड़ के उसको क्रश करेगा अपने हाथ में, तो उसमें से लिक्विड तो निकलेगा ना। तो वो तेरे हाथ में निकले या धरती पे निकले, पत्ते को क्या फर्क पड़ता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की बात हो रही है। कशिश, कशिश Number of microbes. नंबर ऑफ, Microbes. अभी बोला था उसने, नंबर ऑफ माइक्रोब्स तो आ ही जाते हैं नॉर्मली, तो उससे इतना कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। खाना होता है, माइक्रोब्स खुद से आते हैं। सेजल, नहीं रुको रुको, अनमोल अनमोल। Climate changing. क्लाइमेट चेंजिंग मीन्स क्लाइमेट में एक तो टेम्परेचर की बात होगी, एक वाटर की बात होगी, और कौन सा फैक्टर कह रहा है क्लाइमेट का? में ही था। हम्म, ये तो हो गया बेटा। सेजल, मैम सनलाइट। पूरे प्रोसेस में कहीं सनलाइट की बात करा? ऑटोट्रोफ्स को सनलाइट से फर्क पड़ता है, अर्थवर्म को क्या लेना देना, बैक्टीरिया को क्या लेना देना सनलाइट से भाई। अंशिक, नहीं रुको, सूर्यांश। Chemical composition. केमिकल कॉम्पोजिशन किसकी? Dendritis. डेट्राइटस की। केमिकल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? कहाँ से देख के बता रहा है, सच बताइयो। हम कहीं से नहीं, बुक से देखा है ना। बुक में तो है ही नहीं। केमिकल कॉम्पोजिशन से क्या मतलब है? बता फिर। ओए, झूठ बोलता है। सूर्यांश झूठ बोलेगा तो कैसे चलेगा है? मिनरलाइजेशन स्लो हो जाएगी उससे। आधा 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 अधूरा बोल रहे हो तुम लोग। सूर्यांश, खबरदार झूठ बोला तो सच बता दिया अगर। आओ भाई, तुम्हें एक एक पॉइंट ही दे रही हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं दे रही। आओ केस पे कर लेते हैं। देखो, मैं कह रही हूँ नेचुरली पीएच ऑफ सॉइल, डिकम्पोजिशन, नेचुरली डिकम्पोजिशन देर हो गई हो। नेचुरली डिकम्पोजिशन पे कैसे फर्क पड़ेगा? ये लैंड है, यहाँ पर एक एनिमल मरा पड़ा है, तुमको दिमाग नहीं लगाना है इस पे कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए, तुम्हें नहीं करना है ये। तुमने देखना है कि इन्वायरमेंट कैसे इसे अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात कर लेते हैं, जो उसने बोला कि कॉम्पोजिशन क्या है डिट्राइटिस, ठीक है। तो डिट्राइटिस की कॉम्पोजिशन वो किससे बना है? अगर इसकी बॉडी में बहुत सारा काइटिन होता, काइटिन कहाँ मिलता है आपको? इनमें मिलता है, सेल वॉल में होता है। फंजाई, फंगस। और कहीं? काइटनेस एक्सोस्केलेटन का भी सुना हो? आर्थ्रोपोडा बेटा, हम यहाँ पे एनिमल मार रहे हैं ना,
उसके ऊपर तो हम Yes. फंगस लगा रहे हैं, तुम कहाँ फंगस को डिकम्पोज करवा रहे हो यार। आर्थ्रोपोड्स बेटा, इंसेक्ट्स याद है, एक्सोस्केलेटन बना होता है उनका, हार्ड। तो Yeah, अगर ma'am. इसके पास एक्सोस्केलेटन है, कभी कॉकरोच मरे तो देखना, कॉकरोच के जो पंख होते हैं वो जल्दी नहीं सड़ते, लेकिन उसके नीचे से बॉडी सड़ने लग जाती है। तो क्योंकि कॉकरोच के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है ना, इसलिए नीचे की बॉडी सॉफ्ट होती है। तो काइटन होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसको सड़ाना मुश्किल। लेकिन नहीं होता है, अगर आपने कभी देखा तूफान उफान के बाद पूरे पूरे पेड़ गिर जाते हैं, कभी पेड़ को डिकम्पोज होते देखा है? वो एकदम से हो जाता है, काफी साल लगते हैं उसको, उसको साल लग जाते हैं। अगर आप देखोगे पूरा पेड़ जब गिरता है तो उसमें धीरे धीरे अंदर कीड़े लगने लगते हैं, पहले चींटियां से दिखेगी तुमको अंदर, अंदर से वो खोखला होता है, उसके बाद बाहर से टूटता है। अंदर से खोखला क्यों होता है? उसमें जाइलम फ्लोएम होता है, खाने का मटेरियल होता है, वो पहले सड़ता है, उसमें ग्लूकोज होता है ना, फिर बाहर जो लक्कड़ होती है फिर वो सड़नी स्टार्ट होती है। तो लक्कड़ क्यों इतनी देर से सड़ी? क्योंकि उसमें लिग्निन था। तो बड़ी बड़ी लक्कड़ होती है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, ठीक है। और एनारोबिक कंडीशन, तुम ऑक्सीजन की कमी कर दो, अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो अर्थवर्म कैसे काम करेगा, है ना? माइक्रोब्स कैसे करेंगे, फंजाई कैसे सही से काम करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया लगते हैं। तो अगर ये तीन कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन कैसी हो जाएगी? Slow. स्लो। हाँ, समझ आया? Yeah, ma'am. Yes. ऐसे सोचने को कह रही थी मैं। अब दूसरा है जो इसने बोला सूर्यांश ने कि डिट्राइटिस की कॉम्पोजिशन क्या है, बहुत सही आंसर था वो उसका, डिट्राइटिस कॉम्पोजिशन। लेकिन मुझे बता नहीं पाया आंसर तक कैसे पहुंचा, तो इसलिए हम उस पर थोड़ी शक कर रहे हैं अब। पर कोई ना, मैं बोल नहीं पा रहा था मैं। चलो कोई ना, देख लेते हैं, यहाँ से समझा देती हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। डिट्राइटिस की कॉम्पोजिशन क्या है? देखो, अगर उसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स बॉडी के अंदर है उसके, या प्रोटीन है, प्रोटीन भी तो अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो एसिड में भी तो होते ही हैं, NH2 याद है, नाइट्रोजन। Yeah, ma'am. तो अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड है तो भैया वो बढ़िया है, डिकम्पोजिशन इजी होगा। अगर उसके पास शुगर है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसकी बॉडी में शुगर है, बहुत बढ़िया, टूटेगा जल्दी। अगर उसमें मॉइस्चर रिच है, मॉइस्चर रिच होना चाहिए, रिच को हटा के हम वर्ड लिखते हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मॉइस्चर होना चाहिए यार, ज्यादा ठंड मतलब पानी भी नहीं होना चाहिए और सूखा भी नहीं पड़े, और टेम्परेचर हाई हो। अब हाई से कितना हाई? ज्यादा हाई करोगे तो आधे बैक्टीरिया काम करने बंद हो जाते हैं, तो हाई से हम लेके चलते हैं लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही रखना है हमने, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो, इन दैट केस डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा? Fast. हाँ, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आया नीट पे। तो दो केस समझ आए, Yeah, ma'am. समाप्त कर लेते हैं इसको। देखो, टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, जिसने नहीं सुना पहले सुन लो, 4 नंबर का क्वेश्चन है। टेम्परेचर जब हाई होगा, हाई से मेरा मतलब है सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस। बायो में जब भी कहीं पे आपको यूनिट दे रखी हो, वैसे यूनिट कहीं भी दे रखी हो नंबर के साथ, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट वो घुमा देते हैं। तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर लो कर दिया, लेकिन कितना लो, 10 डिग्री से नीचे कर दिया, तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। इसलिए अगर ठंडी में तूफान से पेड़ गिरेगा ना, तो ठंडी में डिकम्पोजिशन नहीं होगा उस पेड़ का, गर्मी का वेट करेगा वो, क्योंकि माइक्रोब्स वर्क नहीं कर पाते हैं ना ठंडी में, वो तो खुद को बचा रहे होते हैं, कहाँ खाना खाने जाएंगे, आधी चीजें तो डोमेंट हो जाती है, राइट। तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। इसलिए अगर फ्रीजर में खाना रखते हो तो जल्दी नहीं सड़ता ना, Yeah, ma'am. डिकम्पोजिशन ही तो कर रहा है, खाने के साथ हो क्या रहा है, खाना सड़ता क्यों है, उसके साथ भी डिकम्पोजिशन ही होता है। बैक्टीरिया फंगस को लगता है अरे हमारा खाना है, हम खा देंगे, खा जाते हैं वो, तो हम फ्रिज में रखते हैं, बच जाते हैं, फ्रिज से बाहर निकालते सड़ जाते हैं। मॉइस्चर ऑप्टिमम होना चाहिए तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, मॉइस्चर ज्यादा मॉइस्चर कम दोनों में डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। एरिएशन, एरिएशन का मतलब है ऑक्सीजन रिच Presence of photo. सॉइल, हाँ प्रेजेंस, हाँ ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा कि एरिएशन का मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो मिट्टी को देखो, Inside. कभी भी खेती करने से पहले मिट्टी को प्लेन नहीं किया जाता, उसको थोड़ा खोदते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर को कर देते हैं ना, खुरपी से डाल के उसको थोड़ा खोद सा देते हैं, उसका पर, ये देखो क्या हो गया, उसका पर्पस ही होता है एरिएशन इंक्रीज करना है। अगर मिट्टी के पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपके होंगे ऐसे, तो यार ऑक्सीजन कहाँ आएगी, जगह भी तो दोस्त बेचारी को आने की, तो तुम उसको खोद दो थोड़ा सा। इसलिए जो भी गार्डनिंग होती है जिनके भी घरों में, अगर खुद करते हैं या माली आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे मिट्टी को ऊपर ऊपर से खोद जाते हैं, जगह देते हैं वो ऑक्सीजन को आने की, एरिएशन होता है, ठीक है जी। तो डिकम्पोजिशन का रेट हाई हो जाएगा। तो ये फीचर है, यही इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन में, या तो स्टेप पे क्वेश्चन आएगा या इन फीचर्स पे, ओके। Yeah, ma'am.
हो गया समझ? तो फिर क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फूड चेन, फूड वेब। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो मैं क्या करूंगी, अंडरलाइन करके कट कर दूंगी। गलत ढूंढना है। ऑल द स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, थर्ड क्या था हमारा, कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होते हैं ऑन ह्यूमस। ह्यूमस तो खुद ही इसका एक स्टेप है, इसके ऊपर थोड़ी होते, वो तो डिट्राइटस पे होते हैं ना, एक साथ होते हैं ये सच है, लेकिन डिट्राइटस पे एक साथ होते हैं, हम उसको स्टेप वाइज पढ़ते हैं, तो ये गलत हो गया। ह्यूमस इज अक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हुआ डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस है, ये तो सही है। ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ये सही बात है, ये सही बात है। माइक्रोबियल एक्शन को वो रेजिस्ट करता है, इसलिए बहुत स्लो उसका रेजिस्ट वो होता है, क्योंकि जितना मर्जी रेजिस्ट कर लो कीड़ा तो लग ही जाएगा। एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन इज ए वेरी स्लो रेट। हाँ, अगर ये लिखते ना नो डिकम्पोजिशन तो गलत होता, लेकिन स्लो रेट में वो जाता है, तो ये सही। Being colloidal in nature, humus serve as a reservoir of nutrient. Colloidal है नेचर में, तो जहाँ ह्यूमस पड़ा है वहां पे सारे न्यूट्रिएंट पड़े होंगे एनिमल के, उसको इधर उधर जल्दी जाने नहीं देता, वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो अगर ह्यूमस को उठाकर तुम किसी खेत में डाल दो ना, खेत में डलती है, खाद डलती है, ये खाद ही होती है हिंदी में, तो खेतों में जो हम डालते हैं हम न्यूट्रिएंट दे रहे होते हैं, प्लस इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है, तो ये सॉइल इरोजन से भी रोकती है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो आंसर वुड बी 1, क्योंकि मुझे गलत ढूंढना था। अब फटाफट से इस ऑप्शन को मैं हटा रही हूँ, फटाफट से ये जो बाकी के ऑप्शन मैंने करेक्ट करे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फ्री होके ह्यूमस के साथ लिख लेना है, क्वेश्चन आ सकता है इससे ह्यूमस के फीचर में, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सारे सही है। डन, Yes. ठीक है, इसको अपडेट आज ही क्लास के बाद अपडेट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस, 25 आंसर्स और मैं डिस्कस कर दूंगी। ओके सूर्यांश, ओके सूर्यांश, परीक्षित, हर्ष, रिया, फर्स्ट 4 तो ये है हमारे आज के। 25 आंसर्स चाहिए मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आया मुझे अभी, बाकी आंसर्स जल्दी भाई। 15, अक्षिता का 15, दैट्स इट। 70 बच्चे क्लास में 15 आंसर, मजाक कर रहे हो? बस इतना ही है। 16 महक, 17 आकांक्षा, हाँ डिट्राइटस है, TUS, यस सेम मीनिंग। ओके वैसा 18 19 20, ओके चलो। Which of the following does not affect the rate of decomposition? कौन अफेक्ट नहीं करता? सबस्ट्रेट की कॉम्पोजिशन तो अफेक्ट करती है ना डिकम्पोजिशन को, कि नहीं करती? करती है। अगर मटेरियल बना है नाइट्रोजनस मटेरियल से, तो वो डिकम्पोज जल्दी होगा या धीरे से? Fast. फास्ट हो जाएगा। गुड। सॉइल में अगर मॉइस्चर है वो इफेक्ट करता है डिकम्पोजिशन को या नहीं? Yes. करता है बेटा, करता है। टेम्परेचर भी सॉइल का इफेक्ट करता है डिकम्पोजिशन को? कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं करता ना, ऑक्सीजन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है, राइट? सो गलत ढूंढना था, गलत इज डी, आंसर वुड बी डी। ट्राई दिस वन।
लेट्स सी इसका तो कौन है। प्रवीण, श्रेयांश, अनमोल, रिया, फर्स्ट 4 अब हमारे ये हैं। रिया, अनमोल, अनमोल ध्यान से पढ़ क्वेश्चन। देखो, डिकम्पोजिशन वुड बी फास्ट इफ द डिट्राइटस, डिकम्पोजिशन तेज हो जाएगा अगर डिट्राइटस के पास क्या हो, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज वही ग्रीन मटेरियल होता है जो वेजिटेबल्स का होता है, हम उसको पचा नहीं पाते, वो हमारी बॉडी से फीसिस के रूप में बाहर आ जाता है, रफेज बनाता है हमारी बॉडी में, तो कहाँ बैक्टीरिया पचा रहे हैं उसको, नहीं हो रहा। तो सेल्यूलेस होगा तो उसकी डिकम्पोजिशन धीरे होती है। लिग्निन एंड काइटिन, काइटिन अनमोल, लिग्निन एंड काइटिन तो डिकम्पोजिशन को स्लो करते हैं ना, हमें वो ढूंढना है जो फास्ट करता है, तो ये तो स्लो करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट से प्रोटीन, वाटर सोल्यूबल शुगर, शुगर एंड नाइट्रोजन होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। सेलुलोज एंड पेक्टिन होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, तो आंसर वुड बी C. 3. 3. C. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था, ट्राई दिस वन, ध्यान से करना। ओके, हर्ष, प्रवीण, दीक्षित, रिया, प्रवीण ध्यान अच्छा पढ़ लिया, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबस्ट्रेट इन द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, तसल्ली से पढ़ा करो सवाल, ऐसा नहीं है 1 मिनट में इतना क्वेश्चन नहीं करा पेपर छूट जाएगा तुम्हारा, तो कर रहे हो उसको सही से कर लोगे वैसे भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, भागने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट इन द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, कौन सा सबस्ट्रेट का काम करता है इन द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस में मिनरल सारे घुल जाते हैं मिट्टी में, तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो सबस्ट्रेट था वो ह्यूमस था, ह्यूमस के बाद मिनरलाइजेशन आता, तो आंसर वुड बी सेकंड। इसका इजीली आंसर फर्स्ट पे टिक हो सकता था, हमें भले का लग सकता है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। अगर वो पूछ Yeah, ले ma'am. क्या सबस्ट्रेट की तरह काम करता है इन द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म, Detritus. हाँ तब डेट्राइटस ही लिखोगे कि वही टर्म करेगा, क्लियर। Yeah, ma'am. चलो, अब तुमने फोटोसिंथेसिस तो हमने साथ में अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन चलो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर सनलाइट गिरती है, Yeah, ma'am. अब सनलाइट सूरज ने तो अपनी तरफ से 100% दिया ना, सारी सनलाइट गिरती, लेकिन सारी तो प्लांट रिसीव नहीं कर पाएगा फॉर फोटोसिंथेसिस, तो कितनी प्लांट तक पहुंचती है, देखो रास्ते में डस्ट पार्टिकल है, रास्ते में बादल आ गए, रास्ते में हजार चीजें हो गई, तो सारी सनलाइट तो नहीं पहुंच पाती प्लांट तक, तो प्लांट के पास जो सनलाइट पहुंचती है जो वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकता है, लेकिन वो पूरी यूज नहीं कर पाता, तो जो प्लांट के पास पहुंची सनलाइट उसको हम बोलते हैं पार, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की, इस रेडिएशन से फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन प्लांट सारी एनर्जी यूज नहीं कर पाता, तो नीट में इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, क्लियर है। Yeah, ma'am. So it is the amount, total amount of energy of the sun that reaches the autotrophs, उसको कहते हैं हम पार। जैसे अगर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं बोल दूं जो मैंने पढ़ाया टीचिंग की जो मैंने, ठीक है, और ऑटोट्रॉफ हो तुम, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया तो पूरा, लेकिन तुम्हें सब थोड़ी समझ आएगा यार, कुछ तो तुम्हारा भी स्किप होगा, कभी कभार नहीं घुसती बात, मैं भी मैंने पढ़ाया तुम्हें लगा समझ आया, फिर क्वेश्चन करने का नहीं निकला, राइट। तो वो तुम ऑटोट्रॉफ हो, तुम्हारे पास जितनी नॉलेज पहुंची, अगर तुम्हें सब समझ आ गया वो पार है, अगर कुछ रह गया कोई बात नहीं, जो बचा है वो पार है, तो पार इज जो तुम्हारे पास पहुंची है लाइट, समझ आया। Yeah, ma'am. Yeah. अब ये जो अमाउंट होता है ये कितना होता है, मोर देन 50% होता है, मतलब सर ने तो 100% क्वेश्चन की कोशिश की थी, लेकिन 50% से ज्यादा पहुंच गया, मतलब मैंने तुम्हें पूरा पढ़ाया लेकिन तुम्हें चलो 60% समझ आ गया, 70% समझ आ गया, सो उसको हम पार कहते हैं, इसका अमाउंट इतना होता है, क्लियर। Yeah, ये ma'am. ये यूज कर सकता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन सारा यूज कर नहीं पाता है, ओके क्लियर है। Yeah. Ma'am. Yeah, ma'am. अब आता है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हाँ बोलो, डाउट है। अब आता है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कहीं पे लिख लो और गांठ मार लो कि एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, मतलब यूनी मतलब एक,
एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती। मतलब एनर्जी वो है जो हमें बनना है, बिल्कुल प्रो। ये एक बार आगे बढ़ गए, अब दिमाग नहीं खपाना, बार बार पीछे जाके नहीं सोचना हो क्या होगा, कैसे कर लिया, हो गया, खत्म। तो एकदम ठग लाइफ है एनर्जी की। कह रहा मैं यूनिट डायरेक्शन जाऊंगी, भाड़ में जाए सब। दिस इज व्हाट एनर्जी डू। तो अगर एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में चली गई है, कभी बैक फ्लो नहीं मार सकती, हो ही नहीं सकता, नेचर का रूल है ये। अब एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ के ऊपर कौन है? हाँ, चंदा मामा होते हैं तो सन क्या होता है? Absent. क्या Absent. क्या बोल रहे हैं? Absent. बेटा हिंदी इंग्लिश आती मुझे, उर्दू तो नहीं आती। एब्सेंट बोल रहा है, अनुपस्थित। अनुपस्थित होता है? पता नहीं यार, क्या बोलता रहता है ये, पता नहीं इसको मेरा क्या है, समझ भी आता ही नहीं। तेरे को समझ आता है, ये बढ़ाती हूँ मैं क्या कुछ भी बोलता है ये कभी मेरे को शक होता है ये खुद ही पढ़ के आता है बस। कह रहा इनका तो समझ नहीं आ रहा। मैं पूछ रही थी चंदा अगर मामा होते तो सन क्या होता है? मामा। Absent. अच्छा, एग्जैक्टली यही पूछ रही थी मैं। तो सन ने यह किया, सन ने एनर्जी दी, तो अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली सिर्फ सन है। सन के अलावा और कोई नहीं है। तो जो भी तुम खाना खा रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो भी, जो तुम्हारे भोजन तो एनर्जी तुम्हारे पास आई किसी भी तरीके से, वो सारी की सारी एनर्जी। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कार्ब का, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, मुझे ये नहीं समझ आती कभी कभार। एक्चुअली इजी पढ़ा है, इजी पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट है, एक से दूसरे से कार्बन जुड़ा है, ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड है एनर्जी। एनर्जी ये होता है। कार्बन अकेला क्या करेगा भाई? बॉन्ड, बॉन्ड है, एनर्जी सारी बॉन्ड्स में होती है। ये बॉन्ड्स वो है जो सूरज की एनर्जी में से चेंज हुए। तो जो सन की रेडिएशन बनी आती है ना प्लांट के ऊपर, प्लांट उस एनर्जी को चेंज करके बॉन्ड्स बना देता है। हमारे पास, प्लांट्स के पास, किसी के पास कोई तरीका नहीं है कि उस बॉन्ड से एनर्जी बना के वापस सूरज को दे दो। तो सबसे क्रिएटिव ऑर्गेनिज्म धरती पे एक्चुअल में प्लांट्स है। वो सन से एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में लेके भाई उससे बॉन्ड्स बना लेते हैं। इतनी गजब चीज है ये, देख रहे हो? तो तुमसे नोट्स नहीं बन रहे हैं तो ऑलराइट, बहुत ही फनी था, किसी को हंसी नहीं आई, दैट्स फाइन। चल एक ने इज्जत रख ली मेरी। तो सन से जो एनर्जी आई वो प्लांट्स ने ले ली और उसे फिक्स कर दिया। देयर विल बी नो इंसिडेंट, ठीक है? कोई इंसिडेंट नहीं है कि प्लांट से एनर्जी वापस जाएगी, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बना ही नहीं है, कल्चर ऐसा बनाया ही नहीं है सिस्टम। प्लांट को खाएगा हर्बीवोर या ओमनीवोर, हम इसे बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है? प्राइमरी कंज्यूमर को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा? तो जो प्लांट की बॉडी में एनर्जी थी, अब मुझे बताओ, प्लांट की बॉडी में जीपीपी भी है और एनपीपी भी है। नेक्स्ट लेवल पे क्या गया, जीपीपी या एनपीपी? NPP. NPP. हाँ, यस, रेस्पिरेटरी लॉस हम दिखाएंगे ना, जो प्लांट ने कंज्यूम कर लिया उसके बाद जो बचा हो गया। एनर्जी सन से प्लांट में जाएगी, प्लांट से कंज्यूमर में जाएगी, प्राइमरी फिर सेकेंडरी। ऐसा कभी नहीं होगा कि सेकेंडरी कंज्यूमर लेगा, ले वापस ले ले, नहीं चाहिए तेरी एनर्जी, ऐसा नहीं होता भाई, रखो अपने पास, ठीक है? तो एनर्जी कभी भी बैक फ्लो नहीं दिखाती है, राइट? सो दिस इज हाउ द एनर्जी फ्लो। सो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, यूनिवर्सल लॉ है ये। आपको क्वेश्चन में कोई भी लैंग्वेज दे, कोई भी केस बनाए, वो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जुर्म से बचना है तो सावधान, कोई गुमराह नहीं होगा, सीधा यूनिडायरेक्शन लिखने है एनर्जी के साथ हमेशा। क्लियर? Yes, ma'am. अब आते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी, दिया था रेमंड लिनमैन ने, ठीक है जी, 1942। हमारी देश आजाद होने से पहले भाई साहब ने लॉ दे दिया था। बता, इसके देश में प्रॉब्लम नहीं चल रही थी ना, हम दे देते, नहीं तो, है ना? कोई बात नहीं, चलो माफ करते हैं भाई को। अब मैं तुम्हें कंट्रोवर्शियल लाइन बता रही हूँ, 2 लाइनें कंट्रोवर्शियल, बस वो जाननी है तुम्हें, बाकी तुमको ऑलरेडी आता है। तुमने फिजिक्स या केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में कभी तो पढ़ा ही होगा कि एनर्जी जब भी एक जगह से कूद के दूसरी जगह जाती है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। Heat. ये वो एनर्जी है, हाँ हीट, ये वो एनर्जी है जिसको ना तुम देख सकते हो, ना तुम पकड़ सकते हो, ना तुम स्टोर कर सकते हो।
सोचो अगर इसको पकड़ सकते, स्टोर कर सकते तो हमें एनर्जी कोल जला जला के निकालने की जरूरत ही नहीं होती, हम इसी को यूज कर लेते ना। तो देयर आर मेनी रिसर्चर्स हु ट्राइंग टू होल्ड दिस लॉस्ट एनर्जी, पर वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म। इनको देख नहीं सकते, उसको रोके कैसे? अब अगर नहीं दिख रहे मिस्टर इंडिया तो उसको कैसे पकड़ेंगे, है ना? तो वही बात है, मिस्टर इंडिया देखी है ना? मैम। मुझे बता देना कि अगर जो पिक्चर तुमने ना देखी हो, तुमको रेफरेंस ना समझ आए हैं, तो लॉस्ट हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में साफ लिखा है, वैसे ये कॉन्सेप्ट ना गलत हो जाता है, हायर क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी यही समझो कि सन ने तो 100% एनर्जी दी, लेकिन प्लांट तक कितनी पहुंची? प्लांट जिस एनर्जी को 50% से ज्यादा पहुंची, लेकिन प्लांट जिस एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ओनली 1%। परसेंटेज की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान देना। तो वो जितनी यूज कर सकता है दैट इज 1%, तो कितनी लॉस्ट होगी इन्वायरमेंट में? 99% लॉस्ट। 99। तो ये तो 10% नहीं हुआ है, तो 1% हुआ। इसके बाद 10% लॉस स्टार्ट होता है। प्लांट से जो पहला कंज्यूमर है उसको भाई को कितने परसेंट मिली, परसेंट की बात हो रही है। तो 1% को अब मैं 100% ही कंसिडर करूंगी ना, यहाँ पे तो नंबर अब मैं 100 लिखूंगी ना, 1% इसका तो 100 ही हुआ। अब 100 में से कितनी जाएगी? सिर्फ 10 जाएगी, ठीक है? तो सिर्फ 10% एनर्जी आगे, 10 नंबर आगे जाएगा, दैट वुड बी 1 का कितना करूं? 0.1%। 0.1% हो गया, समझ आया? या मैम। अगर नंबर में होगा तो धीरे धीरे 10 कम करते जाना, और परसेंटेज में होगा तो ध्यान से देखना। तो कितनी लॉस्ट हो गई? 90% लॉस्ट। 90%। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हुई है? 10%। 10%। 10%, हाँ। अब अगले में जाओ, 0.01%। यार 0.0% तो बहुत ही कम है। अब इसके बाद इसको भी कोई खा ले, देखो हर एनिमल टू एनिमल वेरी भी करता है ना, कहाँ से हमने एनर्जी स्टार्ट करी है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। ये टर्शरी कंज्यूमर तक चलेगी, या इसी को मैं टॉप कंज्यूमर भी कहती हूँ। अगर मैं इससे ऊपर भी कंज्यूमर लेके जाऊंगी तो एनर्जी तो बची नहीं रही ना, है ना? कितनी कम एनर्जी बची है। तो अब सोचो, जब शेर तक एनर्जी पहुंचती है, प्लांट्स को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, जब तक एनर्जी पहुंचती है शेर तक, शेर को एनर्जी बहुत कम मिलती है। अब अगर शेर की कोई हंटिंग करने जाए नेचुरली, आई एम नॉट सेइंग मैन मेड, मैन की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन की बात ही नहीं हो रही, हम बोल रहे हैं नेचुरली। अगर नेचुरली कोई शेर का शिकार करने जाए, उसको मारने में एनर्जी लगेगी? या Yes, ma'am. बहुत सारी लगेगी ना। मैम। लेकिन क्या उसको खा के ज्यादा एनर्जी मिलेगी? नो। नो मैम। नहीं मिलेगी। देखो जो तुम कह रहे हो ना, उसमें मसल ज्यादा है, बेटा उसको पकड़ने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी एज कम्पेयर टू उससे मिलने वाली एनर्जी। इस वजह से नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता कोई, लायन या टाइगर का। कभी आपने नेचुरल प्रेडेटर ह्यूमन का देखा है? नो। नहीं ना। तो ऐसा क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि हमारे तक एनर्जी पहुंचते पहुंचते एनर्जी मिलती बहुत कम है। अब अगर हमें मारने के लिए कोई आएगा, उसको हमसे कलेश करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाएगी ना, इतना तो उसको खाने से मिलेगा नहीं, राइट? तो इसीलिए ट्रॉफिक लेवल लिमिटेड होते हैं नेचर में। तो इससे एक कॉन्सेप्ट आता है कि द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल नेचर में, इकोसिस्टम में लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है। एक टाइम के बाद एनर्जी ही नहीं बचती है, तो अगला ट्रॉफिक लेवल बन नहीं पाता। समझ आई? या मैम। यस मैम। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत है इतना आज के लिए। बताइए किसी को कोई डाउट?